सेना दोपहर के 3 बज गए। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं, जहां वर्कशॉप के दौरान आखिरी पंक्ति में बैठे पीएम नजर आए। कार्यशाला की कार्यवाही में शुरुआत से हिस्सा उन्होंने लिया। पीएम मोदी ने आम कार्यकर्ताओं की तरह पीछे की सीट पर वो बैठे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। बीजेपी की कार्यशाला में पीएम मोदी का सम्मान हुआ। जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए पीएम मोदी को बधाई भी दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आखिरी पंक्ति में बैठे नजर आ रहे हैं और आखिरी पंक्ति में बैठकर पीएम ने एक संदेश दिया कि वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। जिस तरह से हमेशा वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं और आज आखिरी पंक्ति में बैठे प्रधानमंत्री नजर आए। कार्यशाला हुई है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, सांसदों की एक कार्यशाला का आयोजन था। इसमें प्रधानमंत्री पहुंचे और आखिरी पंक्ति पर बैठकर वो कार्यशाला को सुनते नजर आए। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर 75 जगहों पर नमो युवा रन का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को लेकर नमो युवा रन के लिए टी-शर्ट्स भी लॉन्च की गई हैं। नशा मुक्त भारत थीम पर नमो युवा रन का आयोजन होगा। देश के अलग अलग जगहों पर 75 लोकेशंस पर 1 मिलियन लोग हिस्सा लेंगे। युवा मोर्चा द्वारा पीएम के जन्मदिन को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और चुनाव आयोग के एसआईआर पर आरएसएस का बयान सामने आया। देश भर में एसआईआर कराने को संघ का समर्थन मिला है। निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर जैसा कदम जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का यह बयान है। चुनाव आयोग की एसआईआर की पहल समय के हिसाब से हो रही है और इसका समर्थन भी किया गया है। तो चुनाव आयोग पहले भी ऐसी पहल कर चुका है और वो लगातार करते हैं। मुझे लगता है कि ये पहल स्वागत योग्य है और हमारे देश में एक पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से अपने चुनाव होने की दृष्टि से चुनाव की जो मतदाताओं की सूची है उसका निश्चित परीक्षण समय समय पर होना आवश्यक है और उस दृष्टि से चुनाव आयोग की ये पहल स्वागत योग्य है और ये मुझे लगता है बहुत ही पारदर्शी है। इसके संदर्भ में जिनकी भी कोई कंप्लेंट हो या कोई किसी का नाम हट गया हो तो उसके लिए भी पूरी एक व्यवस्था है उसमें और बहुत सारे लीगल चुनाव आयोग के सारे तंत्र उपलब्ध है, लीगल मार्ग भी उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में मतलब ये बहुत ही अच्छा कदम है और आगे बढ़ना चाहिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां देश भर में चुनाव आयोग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयोग पूरे देश में एक साथ एसआईआर लागू करेगा। इस दौरान हर राज्य की मतदाता सूची का गहन वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी 10 बिंदुओं पर चुनाव आयोग के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी सुझाव मांगा गया है। आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश में इसे लागू करने का संकेत पहले ही दिया था। 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बड़ी बैठक में एसआईआर की तारीख का अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के बाद अब देश भर में एक साथ एसआईआर चुनाव आयोग करा सकता है। इसको लेकर पहले भी हिंट दिए गए थे। देश में एक साथ एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो है देश भर में चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रोजगार की बहार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपीएसएससी के चयनित 1150 अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने आज नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में नौकरियों की बौछार है। यूपी में पारदर्शी तरीके से भर्ती होती है। योग्यता के आधार पर यहां अब नौकरी मिलती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 1150 ऐसे लोग अभ्यर्थी जो हैं उनको आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए, यानी आज से उनकी ज्वाइनिंग हुई है और यूपी अब विकास के पथ पर किस तरह से आगे बढ़ रही है इसका जिक्र भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यूपी में अब कानून का राज है। नौकरियों की एक पूरी बौछार हो रही है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो माहौल पैदा किया गया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल पैदा किया,
दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया और इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े हुए नौजवानों को हुआ है। पिछले 8 वर्ष में 60 लाख से अधिक ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है, जिसमें से 14 लाख नौजवान वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से ट्रेनिंग ली और किसी न किसी उद्योग और उद्यम में वह आज समायोजित हुआ है। जब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी ने उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों ने, हर स्तर के नागरिक ने, और जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, नगर निकाय का हो, मान्य विधायक हो, मान्य सांसद हो, शासन के मंत्री हो और डबल इंजन की सरकार हो, इन सब ने जब मिलकर के प्रयास किया तब ये परिणाम हमारे सामने आए। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति से अग्रसर प्रदेशों में गिना जाता है। सबसे तेज गति से विकास की दर उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सर्वाधिक है। हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थानों में आता है। 17 के पहले जो प्रदेश बॉटम 5 में था, आज वो प्रदेश देश के अंदर ज्यादातर स्कीम में नंबर 1 पर है और जहां पर नंबर 1 पर नहीं, वहां टॉप 3 में उत्तर प्रदेश को कोई नहीं हटा सकता। पहले जो आईटीआई थे वे ही बंद हो रहे थे, अब आईटीआई में 300 से अधिक आईटीआई तो केवल सरकार चला रही है। पिछले 8 वर्ष में 60 से अधिक नए गवर्नमेंट के स्तर पर नए आईटीआई बनाए गए और निजी क्षेत्र में भी 3000 से अधिक आईटीआई बने हुए हैं, जिन्होंने नए नए ट्रेड के साथ लगभग 100 ऐसे ट्रेड वर्तमान में चल रहे हैं जो देश और दुनिया की वैश्विक मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्किल मैन पावर की आपूर्ति कर सके। लखनऊ में बीएसपी की आज एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी शामिल हुई। बीएसपी के सभी पदाधिकारी और सभी जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस बैठक में 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्माण दिवस को लेकर चर्चा हुई। 9 अक्टूबर को कांशीराम जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित भी की जाएगी। साथ ही बड़ी संख्या में बीएसपी नेता और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। साथ ही लखनऊ में जेल रोड के पास कांशीराम का स्मारक है, जहां 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। पहले इधर विगत कई सालों से 9 अक्टूबर माननीय कांशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उनके हम लोग पुण्यतिथि जो है अपने अपने जिलों में और अपने अपने मंडलों में मनाया करते थे काफी दिनों से। और माननीय बहन, चूंकि वहाँ पे स्मारक में कुछ निर्माण भी चल रहा था, इस बार माननीय बहन जी सभी ने ये तय किया है कि हम लोग इस बार सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर के 9 अक्टूबर को जो जेल रोड पे मान्यवर साहब के नाम पे जो स्मारक बना है, हम लोग वहाँ पे इस बार 9 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे। और माननीय बहन जी ने यह कहा है कि उसमें आप सब लोगों के साथ साथ मैं भी रहूंगी और सब लोग हम लोग एक साथ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो कार्यकर्ताओं में बड़ी जोश है। तो क्या माना जाए कि ये चुनाव से पहले की बड़ी तैयारी आप लोगों की? चुनाव से पहले पूरी तैयारी। आज राजधानी लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर 1 घंटा से ज्यादा समय तक बैठक चली। इस बैठक की अध्यक्षता खुद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने किया। लेकिन इस बैठक के दौरान जो कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम चीजों पर चर्चा होगी, उसके इतर आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश दिया कि 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम की पुण्यतिथि को बहुत बड़े स्तर पर मनाए जाने की कार्यक्रम उन्होंने पेश किया। राजधानी लखनऊ में माननीय कांशीराम स्मारक है, जिसमें कहा गया है कि 9 अक्टूबर 2025 को जब कार्यक्रम हो तो
कम से कम 2 लाख लोगों को लेकर आया जाए। ऐसा नहीं है कि मानवर कांशी राम की पुण्यतिथि इससे पहले नहीं मनाई जाती रही है, इससे पहले भी उनकी पुण्यतिथि जिला स्तर और मंडल स्तर पर लोग मनाते रहे हैं, लेकिन इस बार का कार्यक्रम बहुत बड़ा और भव्य होने वाला है। इसमें खुद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती शामिल होंगी। इसका ठीक मकसद इसके पीछे ये है कि 2027 चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर के अपना एजेंडा सेट करेगी बहुजन समाज पार्टी वहां से। तो कुल मिलाकर के आज की बैठक में तमाम कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्षों और जिम्मेदारों को यह कहा गया है कि वो अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दें, ताकि 9 अक्टूबर 2025 को जब राजधानी लखनऊ में यह बड़ा कार्यक्रम हो तो उससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश यहां से जाए। तो अशोक सिद्धार्थ की बीएसपी में वापसी पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने मायावती पर निशाना साधा। कहा अपने नेताओं को अंदर बाहर सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए बीएसपी ऐसे कदम उठाती है। देखिए, हमारे देहात में एक कहावत है कि खाली बनिया क्या करे, एक कोठली का धान दूसरे में करे, फिर उसमें से निकाल के फिर पुराने वाले में डाले। तो मायावती जी यही कर रही हैं, किसी को अपने भाई भतीजे को पद पर बैठाती हैं, कभी निकालती हैं और इसी तरीके से चर्चा में बनी रहती हैं और उनको जो काम करना चाहिए। इधर इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीएसटी को लेकर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में मुनाफाखोरी बढ़ गई है। जीएसटी की वजह से जिन साबुन बिस्किट के पाउच या पैकेट छोटे कर दिए गए थे, क्या अब वो बड़े हो पाएंगे? का सम्मान किया है, लेकिन कुछ ऐसे विधायक या मुख्यमंत्री हैं जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या कहोगे सर? चुनाव को अब 1 साल के लगभग दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 साल के अंदर या 1 साल का आसपास समय बचा है सरकार के पास, और अब तक अभी हम लोगों ने जो बजट देखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के 9 बजट देख चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हिंदू सोया हुआ है, तभी जन जागरण जरूरी है। हिंदू कुंभकर्ण की तरह सोया है, हिंदू सोया है तभी मंदिर तोड़े गए और गंगा यमुना गंदी हुई हैं। इन तमाम विषयों पर आज पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे रात में 9:56 पर। को क्यों लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? यदि हिंदू सोया ना होता तो इतने लफड़े होते? हिंदू सोया ना होता तो हमें क्या आपके साथ डिबेट करना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो इनकी आवाज को हमें उठाना होता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें पदयात्राएं करनी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें धर्म विरोधियों से लड़ना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी रामायण को जलाया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी आस्था के प्रतीक तीर्थ राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या संबल में मंदिरों को तोड़ करके दूसरे मजहब के आस्था के केंद्र बनाए जाते? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे राम को काल्पनिक कहा जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या द्रौपदी के ऊपर परिहास किया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की जाती? हिंदू सोया ना होता तो क्या इस देश में गाय कटने के वूचड़ खाने होते? हिंदू सोया ना होता तो क्या यमुना गंदी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या गंगा गंदी ना होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे तीर्थों पर ब्लास्ट होते? इसका मंतव्य हिंदू बहुत बड़ा बुजदिल है। कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो हिंदू सोया है। तो आपने हिंदुओं पर तो बाबा बागेश्वर की बात सुनी, लेकिन बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी अपनी बात मुखरता से रखी। उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद के जवाब में भगवाए हिंद का ऐलान किया गया है। कुछ लोग तिरंगे पर चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। ये सभी बातें, पूरा इंटरव्यू आप आज रात 9:56 पर देखेंगे विस्तार से। क्योंकि आपने भगवाए हिंद की बात करी, हिंदू राष्ट्र की बात करी, क्या ये सांप्रदायिक सोच नहीं है? क्या ये कट्टर सोच नहीं? वाह, गजवाए हिंद अच्छी सोच है। नहीं, उसको तो किसी ने अच्छा नहीं बोला। हाँ, तो उसी के जवाब में काउंटर में कि आप गजवाए हिंद मांगोगे, हम भगवाए हिंद बना देंगे। लेकिन फिर ये ध्रुवीकरण होता है इससे ना। ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं भाई साहब। हमें क्या लगी? अब किसी ने कहा, हमारा सीधा सा सिद्धांत है, कुछ लोग इस देश में तिरंगे में चांद देखना चाहते, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते। और वहीं बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील पर मुस्लिम समुदाय ने अब तीखी प्रतिक्रिया दी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरहेलवी ने
वो कहा कि आरएसएस के खिलाफ जाकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बलरामपुर के एक गांव की घटना सामने आई है कि वहां कुछ मुस्लिम नौजवानों ने हनुमान जी का झंडा लगा था, मूर्ति लगी थी, उसके ऊपर इस्लामी झंडा लगा दिया, जिसकी वजह से इलाके में तनाव फैल गया। बहुत सारे लोगों को शिकायतें हुई और उस पर शायद कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। मैं मुस्लिम नौजवानों से कहूँगा कि इस तरह की हरकत कभी न करें और ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी भी दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों की आस्था को तकलीफ पहुंचे, ठेस पहुंचे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ब्राह्मणों की बात की तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उसे कांग्रेस में नारायण दत्त तिवारी और विजय बहुगुणा की याद दिलाई। हरीश रावत के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस में दोनों ब्राह्मण मुख्यमंत्री स्वीकार किए हैं, लेकिन सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस में बगावत की नौबत नहीं आती। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ब्राह्मणों की बात क्या छेड़ी, बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कह दिया कि कांग्रेस के 2 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों को किसने पलीता लगाया ये सब जानते हैं। अब जवाब हरीश रावत की तरफ से भी आया। हरीश रावत के मुताबिक नारायण दत्त तिवारी की सरकार चलने दी, जबकि समर्थन उनके साथ था, तो 20 साल के अनुभव के बावजूद जब विजय बहुगुणा को सीएम बनाया गया तब भी साथ दिया। हरीश रावत के मुताबिक विजय बहुगुणा ने अपने पिता के विचारों की अंत्येष्टि की और बीजेपी की गोद में चले गए। इसीलिए महेंद्र भट्ट ये सवाल विजय बहुगुणा से पूछें। हरीश रावत ने 5 साल नारायण दत्त जी की सरकार को अबाध तरीके से चलाने का काम किया, जबकि बहुमत का समर्थन मेरे साथ था। ये है हरीश रावत। और हरीश रावत ये है कि सारा प्रचार का नेतृत्व करने के बाद जो है, जब मेरे अनुभव के ऊपर 20 साल 22 साल के लेजिस्लेटिव अनुभव के ऊपर 1.5 साल के अनुभव वाले व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बना दिया, तो तब भी मैंने कहा स्वीकार्य है, कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं किया। ब्राह्मण की बात पिता और परिवार के सम्मान पर आई तो जवाब महेंद्र भट्ट के बजाय सौरभ बहुगुणा की तरफ से आया। सौरभ बहुगुणा ने जहां नारायण दत्त तिवारी को अपने दम पर सरकार चलाने वाला नेता बताया, तो अपने पिता के कांग्रेस छोड़ने की वजह हरीश रावत को बता दिया। नारायण दत्त तिवारी जी उनसे 100 गुना बड़े नेता थे और आप सबको मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए उन्होंने नारायण दत्त तिवारी की सरकार में कैसे उनके पुतले जलाए, दिन भर उनको परेशान करते थे, उनको खींचातान करके रखी हुई थी। तो नारायण दत्त तिवारी जी का स्टेचर इतना बड़ा था, उनका ऑरा इतना बड़ा था कि हरीश रावत जी उस ऑरा को क्रॉस नहीं कर पाए, उस स्टेचर को क्रॉस नहीं कर पाए। जहाँ तक पिताजी की उन्होंने बात कही, पिताजी के साथ क्या हुआ ये आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सीनियर लोग हैं, आप सबको पता है, प्रदेश की जनता को पता है कि किस तरीके से जिस दिन से उन्होंने कमान संभाली और सरकार गिराने के लिए लगातार ये कोशिश करते रहे, परेशान करवाते रहे, विधायकों के माध्यम से परेशान करवाते रहे। एक 4 लाइनों में उनकी राजनीति समाप्त करना चाहूँगा कि तुम्हारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है और कमाल यह है कि तुमको फिर भी यकीन नहीं है। बात कांग्रेस नेता हरीश रावत के उस बयान से शुरू हुई जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के कांग्रेस के साथ आने की बात कही और बीजेपी से ब्राह्मणों को नाराज बताया। उसी बात को बीजेपी ने कांग्रेस में ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के हाल से जोड़ा और उसी बयान के बाद वार पलटवार जारी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मंगेशपुर ड्रेन टूटने से औद्योगिक और रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। मारुति कंपनी के स्क्वायर गार्ड में बड़ी सैकड़ों गाड़ियां जहां खड़ी हुई थी वो डूब गई है। मारुति कंपनी के स्टॉक यार्ड में खड़ी 150 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। इससे करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कारों के डूबने का वीडियो भी सामने आ गया है। ड्रेन की मदद से सेना के 80 और एसडीआरएफ के 40 जवान राहत कार्यों में जुटे हुए हैं।